हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का एक और परिश्रम की क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एकदम रेडी हैं आज की क्लास के लिए। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा लेक्चर, थर्ड लेवल का। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा एक ग्लिच था हमारा जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीति, अनुष्का, तमन्ना, राज, श्रद्धा, धैर्य, शिक्षा, निक्कू, सिमरन, अर्चिसा, अंजलि, उत्कर्ष, अंशिका, आकिब, कृष्णा, मानसवी, अलीशा, नव्या। क्या बात है, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत आप सभी का। हियर वी बिगिन विद द सेशन। अगर आप लोग मुझे एक बारी कॉन्फर्मेशन दे देंगे तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं आगे। रेडी हैं आप लोग आज की क्लास के लिए? बहुत ही मजेदार लेक्चर रहने वाला है भाई। अगर आप लोग कल लेक्चर देख के आए थे पहले वाला, तो आप लोगों को आज की एक्साइटमेंट रहेगी पूरी। ऑल गुड, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉन्फर्मेशन दी। अब चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट। एनीवे हमारा लेक्चर आज का मैक्सिमम 1.25 घंटे का रहेगा, तो इसलिए मैं शुरू करता हूं बिना देरी के। क्या क्या करने वाले हैं हम आज, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारे जो लेक्चर है ये बेस्ड है थर्ड लेवल। जो आपने कल स्टोरी पढ़ी, आपकी विस्तास बुक की पहली स्टोरी है, जैक फिनी साहब ने लिखी है, उसी का दूसरा लेक्चर आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। ये रहे आपके सामने 3 रिडल्स, फटाफट से इनका आंसर बताइए। First one, I have a face but no eyes to see, a strong back but no legs to flee in the sun. I often gleam, reflecting light with a silver sheen. What am I? Dusra, what comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? Third, I can fly without wings, I can cry without eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I? बताइए फटाफट से आंसर। मैं चैट बॉक्स में आपके रिस्पॉन्सेस का वेट कर रहा हूं। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। शैडो आ रही है, कोई बोल रहा है। अच्छा अच्छा, आंसर में शैडो का जवाब दे रहे हो। ओके। आई हैव अ फेस बट नो आइज टू सी, फेस है लेकिन आइज नहीं है। स्ट्रॉन्ग बैक है बट नो लेग्स टू फ्ली, लेकिन पैर नहीं है। सन में मैं चमकता हूं, रिफ्लेक्टिंग लाइट विद सिल्वर शीन, और लाइट को एक सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट करता हूं। करेक्ट आंसर बिल्कुल आप में से बहुत सारे चैट बॉक्स में दे रहे हो इसका मुझे। मिरर बिल्कुल सही है। मिरर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। व्हाट कम्स वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट, बट नेवर इन 1,000 years? ये वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, लेकिन है इंटरेस्टिंग। बताओ। अरे वाह यार, तुम लोग तो सही जवाब दे रहे हो इसका भी। वाह, बहुत बढ़िया। तो लेटर एम इज द करेक्ट आंसर, दैट्स राइट। लेटर एम, है ना? बढ़िया, फैंटास्टिक, शाबाश। मूविंग ऑन, चलिए। लेटर एम की बात हो रही है। क्यों लेटर एम? देखो, मिनट में एक बार ही आ रहा है, मूवमेंट जो वर्ड है उसमें 2 बार ही आ रहा है ना? बट 1,000 years में एक भी बार नहीं आ रहा है। बड़ा ट्रिकी सा था ये। एनीवे, थर्ड, आई कैन फ्लाई विदाउट विंग्स, आई कैन क्राई विदाउट आईज, वेरेवर आई गो डार्कनेस फॉलोज मी। व्हाट एम आई? मैं फ्लाई कर सकता हूं बिना विंग्स के, मैं क्राई कर सकता हूं बिना आईज के, जहां पर भी मैं जाता हूं डार्कनेस मुझे फॉलो करती है। मैं क्या चीज हूं? बताइए 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 बताइए। हाँ 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 हाँ, करेक्ट है। क्लाउड, बादल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 on 3, तीनों सही दिया आप लोगों ने, ऐसी आशा करता हूं। तीनों सही दिया आप लोगों ने। एक बारी बता दो जिन लोगों ने तीनों में से तीनों सही जवाब दिए हैं मुझे। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। मूविंग ऑन, चलिए फिर। अभी आप लोग बता रहे हैं वैसे मुझे, ये करेक्ट आंसर्स थे इनके। 2, सम ऑफ यू आर सेइंग 2, सम ऑफ यू आर सेइंग 3। कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 out of 3, वाह, शाबाशी आप लोगों को। जिन्होंने सारे जवाब सही दिए बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं दे पाए कोई बात नहीं, इट्स ओके, डू नॉट माइंड। आप लोगों के लिए बस एक प्रैक्टिस सा गेम था, एंगेजिंग था थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अब मन हो जाए पढ़ाई करने का। वार्म अप गेम था आप लोगों के लिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है यहां पर, वन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन सर्टेन जॉब। एक ऐसा इंसान जो कि एक सर्टेन जॉब में नया और इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको आप क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। एक एमसीक्यू है, बताइए फटाफट से, पोल क्वेश्चन है। बताइए, एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी जॉब में नया हो या इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको आप क्या बोलेंगे? बताइए 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 बताइए। बताइए जी, बताइए। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका।
देखो यहां पर आपको बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं। अरे मुझे बहुत सारे बच्चे बी सुनाई देते हुए देख रहे हैं। करेक्ट आंसर नहीं है अभी तो, बिल्कुल भी पक्का। ठीक है, देखते हैं बारी बारी से। चलो, वर्सेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत सारे काम कर ले, बहुत सारी चीजों में परिपूर्ण हो। ठीक है। वेटरन मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि एक सर्टेन फील्ड में काफी सालों से काम कर रहा हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट वेटरन है। ठीक है। नेम सेक मतलब होता है नाम राशि, जैसे मेरा नाम अनुराग है, अगर किसी और का नाम भी अनुराग हो तो वो मेरा नेम सेक हो जाएगा। एंड लास्टली नोविस, इसका मतलब होता है नौसिखिया। और यही आपका करेक्ट आंसर है। जो एक जॉब में नया इन एक्सपीरियंस हो उसको आप नोवाइस बोलते हैं, और हिंदी में नौसिखिया बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। वाह, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, विच इज द थर्ड लेवल। इसका सेकंड पार्ट आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑप्शन रॉन्ग सर, ए बी सी डी की जगह ए लिखे हुए थे यार, उसको तो गलत मत बोलो। कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों के अंदर है ऐसा मत बोलो। चलो स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं अब लेक्चर। टॉपिक का नाम है थर्ड लेवल। जैक फिनी साहब ने लिखा है। जो लोग कल क्लास में आए थे उन लोगों को पहला पार्ट आइडिया है, जो लोग नहीं आए थे उनको आइडिया नहीं है। मैं फिर भी एक बारी आपको ब्रीफली रिकॉल करा देता हूं। स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है, स्टोरी की जो सेटिंग है वो है न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जो असली में एग्जिस्ट करता है। ऐसा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि लगभग 7 लाख टिकट्स, 7 लाख लोग हर रोज इससे कम्यूट करते हैं। लगभग 200 बिल्डिंग्स को गिरा के इस बिल्डिंग को बनाया गया था। और भी और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कल की क्लास में आप लोगों को देखे होंगे आप लोगों ने। इन शॉर्ट मतलब एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करता है। वो बेसिकली स्टोरी का सेटिंग है, वहां पर स्टोरी बेस्ड है पूरी। ये जो जगह है वो असली में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये स्टोरी जो है ना वो फिक्शनल है, काल्पनिक है। होता क्या है, स्टोरी में कैरेक्टर होता है चार्ली, प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो क्लेम करता है स्टोरी की स्टार्टिंग में कि मैं न्यूयॉर्क, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इसके तीसरे लेवल पे गया हूं। हालांकि जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं सारे रेल बोर्ड्स के, वो क्लेम करते हैं कि 2 ही लेवल है इसके अंदर, लेकिन मैं तीसरे लेवल पे गया हूं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि ऐसा मानो कि ये रेलवे स्टेशन है जिसका एक ग्राउंड फ्लोर है, इस पे फिर -1 फिर -2। एक तो ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है ना, जमीन के नीचे है ये, राइट। तो इसमें -1 -2 है, ऐसा एक्चुअली में है। अब चार्ली क्लेम करता है कि मैंने तो एक -3 लेवल भी देखा है, एक और फ्लोर है यहां पर नीचे, ये बोलता है बेसिकली। ठीक है, एक मिनट, अब आगे कंटिन्यू करता हूं, चार्ट रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अब चार्ली ऐसा बोलता है कि मैंने तो भाई यहां पर 3 लेवल देखे हैं। अब इस बात के जवाब में आपका क्या जवाब होगा? जहां पर असली में 2 ही लेवल्स हो, वहां पर चार्ली क्लेम कर रहा है 3 है, तो आप क्या बोलोगे? भाई तुम्हारा दिमाग चल गया थोड़ा सा। चार्ली इस बात के जवाब में बोलता है कि मैंने इसलिए, जो ऑब्वियस चीज मुझे करनी चाहिए, कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से, एक साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लिया है खुद ही। मैंने एक साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट किया और मैंने जब उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैंने 3rd लेवल देखे हैं, 3 लेवल्स देखे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तो साइकाट्रिस्ट ने मुझे बोला कि आपको वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है ये। अब ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है? वेकिंग मतलब होता है उठे होना, ड्रीम विश मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट मतलब पूर्ति। खुली आंखों से अपनी इच्छा की पूर्ति करना, मतलब ऐसी चीजें जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती उनको इमेजिन करना। इन शॉर्ट आप इसको डे ड्रीमिंग भी बोलते हो। डे ड्रीम करना है ना, सुना होगा आपने डे ड्रीमिंग वर्ड। तो चार्ली को साइकाट्रिस्ट ने ये प्रॉब्लम डायग्नोस करी कि तुम जो है ना वो चीजों को इमेजिन करते हो, जो चीजें तुम्हारे मन में इच्छा है जिन चीजों की, उनको तुम इमेजिन कर लेते हो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम नाखुश हो, और नाखुश इसलिए हो क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेस, वॉर की वजह से, जो 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं 1914 और 1939 में, उनकी वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा वॉर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, और इन सारी चीजों की वजह से तुम एस्केप करना चाहते हो रियलिटी से। तुम एक एस्केपिस्ट हो, तुम रियलिटी जो है ना उससे बचना चाहते हो, इसलिए तुमने 3rd ये जो लेवल है इसको इमेजिन किया है। तो चार्ली बोलता है भाई एस्केपिस्ट तो पूरी दुनिया है, ऐसे तो वो सब लोग तो नहीं जाते 3rd लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन पे थोड़ी पहुंच जाते हैं सब लोग मेरी तरह। ये क्या बात हुई? तो चार्ली का जो साइकाट्रिस्ट है वो इस बात को भी काउंटर करता है और ये भी बोलता है कि चार्ली के और बाकी दोस्त भी और साइकाट्रिस्ट भी उसको ये बोलते हैं कि नहीं, ये बात सही है कि तुमको वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की ही प्रॉब्लम है, तुम एस्केप करते हो रियलिटी से। और इसका एक और एग्जांपल ये है कि जो तुम्हारी हॉबी है ना स्टैंप कलेक्शन की, वो इसका एक और उदाहरण है कि तुम स्टैंप कलेक्शन का शौक जो तुम्हें है वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। वो भी कुछ देर के लिए तुमको रियलिटी से रिफ्यूज दे देता है, रियलिटी से प्रोटेक्ट कर लेता है, रियलिटी से एक तरह से रिलीफ दे देता है। तुम रियलिटी से थोड़ी देर दूर चले आते हो जब तुम स्टैंप
कलेक्शन का काम कर रहे होते हो, अपनी हॉबी को परसू कर रहे होते हो। तो चार्ली बोलता है यार ये हॉबी, चलो मैं तो ऐसे टाइम में पैदा हूं जब स्ट्रेस वगैरह है, सब प्रॉब्लम, मुझे टेम्परेरी रिफ्यूज हो सकता है, रियलिटी से चाहिए हो, लेकिन ये जो शौक है स्टैम्प कलेक्शन का, ये मेरे दादाजी का शौक था। उस टाइम में तो कोई भी परेशानी नहीं थी, बिल्कुल शांति वाला माहौल था, उनको थोड़ी स्टैम्प कलेक्शन की जरूरत थी फॉर टेकिंग अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, है ना। तो लेकिन मेरे दादाजी इस शौक को कंटिन्यू करते थे पीसफुल टाइम्स में भी, तो ये बात तो गलत है। साथ साथ वो ये भी बोलता है कि भाई अमेरिका के बहुत बड़े प्रेसिडेंट रहे एक रूजवेल्ट, उनको भी शौक था इसका स्टैम्प कलेक्शन का, तो अगर उनको भी शौक था तो उनके टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉबी है। एनीवे, ये बातों को बोल के चार्ली आता है आखिरकार उस पॉइंट पे जहां पर वो बताता है आपको कि वो थर्ड लेवल पे पहुंचा कैसे, और वो स्टोरी को शुरू करता है ऐसे कि भाई एक दिन मैं समर गर्मियों का दिन था और लेट हो गया था ऑफिस में काम करते करते, और लेट हो जाने के बाद क्या हुआ फिर कि जब मैं ऑफिस से निकला तो मेरी इच्छा थी कि मैं फटाफट से अपने घर पहुंचूं, अपनी बीवी लुइसा के पास जल्दी से पहुंच जाऊं। तो मैंने इसलिए उस दिन बस ना लेकर मैंने अंडरग्राउंड रेलवे ले ली, मैंने अंडरग्राउंड बेसिकली रेलवे जो स्टेशन रेल जो है उसको बोर्ड किया। और जब मैं पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो पहले मैं एक सीढ़ियों का स्टेयर से -1 लेवल पे पहुंचा, फिर -2 पे पहुंचा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं एक ऐसे डोरवे में पहुंचा, एक ऐसे आर्च डोरवे से गुजरा। आर्च डोरवे क्या होता है, एक ऐसा दरवाजा बेसिकली, जैसा ऐसा कुछ कुछ बोलता है कि मैं एक ऐसे दरवाजे से गुजरा, यूं उसके अंदर गया मैं और एक कॉरिडोर में पहुंच गया, और कॉरिडोर में पहुंचने के बाद मेरे को एक भी आदमी नहीं दिखा उस कॉरिडोर में। देखते 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 क्या होता है, वो कॉरिडोर हल्का सा लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाता है और फिर नीचे की तरफ भी चला जाता है, नीचे भी स्लोप डाउन करता है, और फिर नीचे जाने के बाद मैं एक और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स उतरता हूं, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मुझे एक ऐसी हल्का हल्का शोर आने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे आगे बहुत खुली जगह है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। और जब मैं फाइनली आगे जाता हूं तो मैं एक शार्प लेफ्ट आता है, और शार्प लेफ्ट में पहुंचने के बाद जैसे मैं सीधे उतरता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं थर्ड लेवल पे। ये जो थर्ड लेवल है ये देखने में सेकंड लेवल की तरह ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां पर रूम्स जो थे वो भी कम थे, वहां पर जो ट्रेन स्टेशन थे वो भी कम थे, वहां पर बीच में एक इंफॉर्मेशन बूथ था जो कि लकड़ी का बना हुआ था, और कमाल की बात है वहां पर लाइट ऐसे फ्लिकर कर रही थी, वहां पर लाइट ऐसे टिमटिमा रही थी, कभी कम हो रही थी कभी ज्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी कभी ज्यादा हो रही थी, ऐसे। ऐसा क्यों, तो बोलता है मैंने नोटिस किया कि वहां पर उस जगह पर गैस लाइट के लालटेन थे, बेसिकली जो वहां पर लाइट थी ना, वो लाइट जो जल रही थी वो एक गैस लाइट लालटेन की वजह से जल रही थी। इन अ वे तब तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर शायद नहीं हुई थी, एक ऐसी जगह पहुंच गया था। कमाल की बात है जब ये वहां पर नोटिस करता है कि लोग कैसे हैं, तो पाता है कि वहां पर लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी थोड़ा पुराने से दौर के हैं, इन अ वे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि मतलब ऐसा कोट पहना हुआ है लोगों ने जिसमें 4 बटन हैं और लेपल छोटे छोटे हैं उसके। दूसरा बताता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों की मुस्ताश जो थी वो हैंडल बार मुस्ताश थी, जैसे हैंडल होता है ना उसकी शेप में मूछें थी, बहुत बड़ी बड़ी साइड बर्न्स थी, बहुत सारी बियर्ड्स थी, ऐसी वेशभूषा थी। और लोगों की लेडीज जो थी उन्होंने लेग ऑफ मटन की स्लीव्स वाले ड्रेस पहने हुए थे, नीचे स्कर्ट पहनी हुई थी, नीचे उसके नीचे शूज थे बहुत ऊपर तक नी तक आने वाले। तो बोलता है ये जो ड्रेस थी ना ये कुछ कुछ ऐसी थी जैसी 80-90s के लोग पहना करते थे। कमाल की बात है चार्ली और देखता है चारों तरफ तो नोटिस करता है कि यहां पर जो लेडी एक आ रही थी ट्रेन स्टेशन से, उसके पीछे जो ट्रेन खड़ी थी उसके आगे जो इंजन लगा हुआ था, जो लोकोमोटिव लगा हुआ था, वो एक बहुत ही पुराना लोकोमोटिव था, करियर और आइव्स का लोकोमोटिव था, जो कि अब प्रैक्टिस में नहीं है, और उसके ऊपर एक फनल शेप का स्टैक था। और उसको देखते ही चार्ली समझ जाता है और बोलता है देन आई न्यू, तब बोलता है कि तब मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर हूं। समझ में आई बात? यहां तक आप लोगों को मैंने कल बताया था, आप लोगों को क्या ये पार्ट क्लियर है यहां तक? एक बारी मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं प्लीज। यहां से शुरू करेंगे फिर आज की क्लास। फटाफट से बताओ एक बारी मुझे, क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है ये? इंटरेस्टिंग कहानी यहां तक, कल तक तो आप डूबे थे, अब आज आपको आनंद आएगा क्योंकि आज स्टोरी कल्मिनेट होगी, और आज आपको लगेगा कि यार क्या चीज है कहानी, और ऐसा मजा आएगा आपको। ठीक है, करें, स्टार्ट करें? चले 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 चले, ओके ओके ओके, हियर वी बिगिन। रेडी रहिएगा क्योंकि बीच में पोल क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं शुरू कर रहा हूं। चार्ली जो बोलता है ना देन आई न्यू, कि मैं समझ गया कि मैं कहां पर हूं, उसके आगे देखो,
To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. बोलता है ये इंश्योर करने के लिए कि मैं कहां पर हूं, मैं वॉक ओवर किया एक न्यूज बॉय के पास. न्यूज बॉय कौन है? ये है न्यूज बॉय, एक न्यूज़पेपर वाला बेसिकली. एंड ग्लांस का मतलब होता है लुक्ड, झांकना. एंड लुक्ड एट द स्टैक मतलब होता है पाइल. स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, ये दिख रहा है आपको स्टैक ऑफ पेपर्स, पाइल, पेपर्स का ढेर एक था वहां पर. तो ये बोलता है इंश्योर करने के लिए कि मैं कहा हूं, मैं गया एक न्यूज बॉय के पास और उसके बराबर में जो न्यूज़पेपर के का ढेर रखा हुआ था ना, उसको मैंने झांका एक बारी. It was the world and the world hasn't been published for years. बोलता है वो जो न्यूज़पेपर था ना, वो था द वर्ल्ड. क्या नाम था न्यूज़पेपर का? द वर्ल्ड. और बोलता है द वर्ल्ड तो कई सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है. जिस दुनिया में मैं रहता हूं, चार्ली बोल रहा है ऐसा, उस दुनिया में द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर जो था वो बहुत पहले पब्लिश हुआ करता था, अब तो पब्लिश ही नहीं होता है. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. The lead story लिखा हुआ है यहां पर एक वर्ड. लीड स्टोरी का मतलब है जो फ्रंट पेज पे न्यूज हो, द फ्रंट पेज न्यूज. इस न्यूज़पेपर के ऊपर जो लीड स्टोरी थी, यानी कि इस न्यूज़पेपर के ऊपर जो पहले पेज पे न्यूज थी, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. वो किसके बारे में बात करी थी? वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बात करी थी. और कमाल की बात आप लोगों को बताऊं कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो रहे हैं वो 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं. एक बारी तो इस समय से 1885 से 1889 तक, और एक बारी 1893 से 97 तक. इस दौरान ये प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के. तो बोलता है लीड स्टोरी पे इन प्रेसिडेंट का नाम था. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस. बोलता है और मैं जब वहां से ये थर्ड लेवल जो है, जिस दिन चार्लीस में गया, इसके बाद वापस भी लौट के आया जहां पर वो रहता था असली में, तो बोलता है आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज. ये जो फ्रंट पेज है ना स्टोरी का, तब से मैंने इसको पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में पाया है. यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जाकर आप पता लगा सकते हो कौन सा न्यूज़पेपर कब छपा था. तो ये पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जाके जब इसने चेक किया तो पता चला ये न्यूज़पेपर जो था वो प्रिंट हुआ था जून 11, 1894 में. 1950s में था ना ये. याद है आपको क्यों 1950s में? क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं चार्ली के समय तक, इसलिए तो परेशान है, इसलिए तो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की प्रॉब्लम है उसको. 1950s में वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब जिस जगह पर है उसकी डेट है जून 11, 1894. यानी कि टाइम ट्रेवल हो चुका है. आगे देखो. I turned toward the ticket windows knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब क्या होता है भाई? अब ये बोलता है, just give me a minute. हाँ, अब ये बोलता है मैं जो इस स्टेशन पर जहां पर थर्ड लेवल पे था, उस जगह जो टिकट विंडो थी ना उसकी तरफ मुड़ता है. नोइंग दैट हियर, ये जानते हुए कि इस जगह ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, इस 3rd लेवल जो कि ग्रैंड सेंट्रल पे 3rd लेवल है. 3rd लेवल का क्या मतलब है यहां पर? ये 1894 वाला जो 3rd लेवल है. At the Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. वो ये जानता है कि इस जगह मैं ऐसे टिकट्स खरीद सकता हूं जो कि लुइसा और मुझे कहीं भी, एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जहां पर मैं जाना चाहता हूं वहां की टिकट्स मिल जाएंगी मुझे. ओके. इन द ईयर 1894. कौन से साल में? 1894 की बात है. क्यों बोला यहां पर? क्योंकि 3rd लेवल पे था, और 3rd लेवल में जो टाइमलाइन चल रही है वो तो ये चल रही है भाई, है ना, टाइम ट्रेवल करके ये वाली टाइमलाइन चल रही है अभी वो. तो बोलता है 1894 में जहां पर भी मुझे जाना था ना, इस टिकट विंडो से मुझे वहां की टिकट मिल सकती थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. ठीक है. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय. और बोलता है मैं दो टिकट्स लेना चाहता था. किस जगह के लिए? गेल्सबर्ग इलिनॉय के लिए. क्यों जाना चाहता था ये गेल्सबर्ग इलिनॉय? देखो इसलिए. हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी भी वहां पर गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस. बोलता है स्टिल मतलब अभी भी. ये जो शहर है गेल्सबर्ग इलिनॉय के अंदर, ये अभी भी एक बहुत ही खूबसूरत वंडरफुल टाउन है. बहुत ही वंडरफुल मतलब बहुत ही प्यारा सा शहर है. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बहुत बड़े बड़े फ्रेम के घर हैं इसके अंदर. ह्यूज लॉन्स, बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं.
जैसे ये देखो, ये होता है लॉन, ये देख रहे हो आप घर के आगे ये वाला जो एरिया, ये वाला, इस एरिया को आप लॉन बोलते हैं बेसिकली, है ना, ये लॉन हो गया। बोलता है कि यहां पर इस जगह पर बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम के हाउसेस हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े बड़े घर के आगे खाली जगह है मतलब एक तरह से, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, ट्रिमेंडस ट्रीज मतलब वेरी ब्यूटीफुल ह्यूज ट्रीज, बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ हैं, सॉरी, whose branches meet overhead and roof the, एक मिनट, ओवरहेड का मतलब होता है बच्चा पार्टी अबव हेड, whose branches meet overhead, overhead मतलब above head, जिसकी ब्रांचेस सिर के ऊपर मिलती हैं, and roof the, ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा यार एक बारी, मैं मिस आउट कर रहा हूं इसको, क्या लिखा हुआ है भाई यहां पर, क्योंकि कट हो रहा है मेरी पीपीटी में ये वाला पोर्शन, एक बारी बताओ मुझे क्या लिखा है यहां पर कैसी जगह है, लो मैं वो डाउनलोड ही कर देता हूं साथ साथ, चलो हाँ लाइव चैट चालू है भाई, हाँ स्ट्रीट्स, ओके ये स्ट्रीट्स है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये वर्ड कौन सा है, सब कुछ खुल गया यार, स्ट्रीट्स, STREETS, ओके। बोलता है यहां पर क्या मतलब है इस बात का, कि ये जो खूबसूरत शहर है, ये गेल्सबर्ग क्या है भाई, ये गेल्सबर्ग जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, जिसमें बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और इन बड़े बड़े पेड़ों की जो ब्रांचेस है ना, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस ऊपर मिलती हैं ऐसे, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट के ऊपर एक छत सा बना देती हैं, समझा, कभी आप वॉक किया ऐसी जगह गए हो, कभी भी ऐसी जगह है बहुत जगह, मैं बैंगलोर गया था एक जगह, वहां पर बहुत ही प्यारी जगह थी ऐसी, क्या था, पूरे रास्ते में दोनों तरफ घने घने पेड़, एक तो बहुत प्यारे पेड़ एक तो, और ऊपर से इनकी पेड़ों की जो डालें हैं ना वो ऊपर यूं मिल रही थी यूं, इन अ वे जब आप उस रास्ते वॉक करोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर छत बनी हुई है, पेड़ों की ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है आपस में, ऐसी छत सी बन रही है मतलब, तो ऐसी जगह है वहां पे लेना, क्या खूबसूरत जगह दिखाई है ना मतलब ये। आगे देखो, बोला कि आज भी वहां पर ऐसा ऐसा माहौल है, अब 1894 में कैसा था, and in 1894 summer evenings were twice as long, बोलता है 1894 में समर की जो शाम होती थी ना, वो जितनी आज शाम होती है उससे डबल हुआ करती थी, डबल क्यों, क्योंकि लोग बैठा करते थे साथ में उस दौरान, एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग वहां पर ऐसे लॉन में बैठा करते थे अपने, द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लॉन में बाहर बैठ के मेन जो थे वो स्मोक करते थे सिगार वगैरह, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और वुमेन जो थी वो पाम लीफ के जो फैंस थे, वुमेन जो थी वो क्या करती थी, पाम लीफ के जो फैंस थे उनको ऐसे वेव करती थी बेसिकली, पाम लीफ के फैन समझते हो आप लोग, एक मिनट मैं इमेज नहीं लेके आया हूं उसकी, कोई बात नहीं, पाम लीफ जो होती है ना, पाम लीफ बेसिकली ऐसी होती है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हाथ वाला पंखा ऐसा जो हम यूज करते थे, है ना, पहले पहले के समय में हाथ वाला पंखा आप लोगों ने दादी वगैरह को देखा होगा यूज करते हुए, तो उसको बोलते हैं पाम लीफ का बना हुआ पंखा, बेसिकली पाम लीफ से बने हुए पंखे बोलते हैं उनको, वो यूज किए जाते हैं हवा करने के लिए, ठीक है। तो वुमेन बाहर, मैन बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ साथ सिगार स्मोक कर रहे हैं, जो वुमेन है वो वहीं पर पाम लीफ के जो फैंस है उनको यूज कर रही हैं, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उसी के चारों तरफ फायर फ्लाइज भी होते हैं, फायर फ्लाइज क्या होते हैं, एक ऐसे इंसेक्ट जो कि लाइट निकलती है जिनसे, है ना, देखेंगे आप लोगों ने रात में जिनसे लाइट चमके, बेसिकली ऐसे इंसेक्ट होते हैं, तो बोलता है चारों तरफ वहां पर फायरफ्लाइज होती हैं, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बिल्कुल शांतिमय दुनिया होती है, पीसफुल मतलब शांतिमय, बिल्कुल जहां बिल्कुल शांति हो, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ मतलब अवे, ऐसी जगह पर वापस चले जा पाना जहां जिस जगह से आप ऐसी जगह पर वापस जाना जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल दूर है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर 2 तो लगभग 40 साल बाद है, क्यों बोल रहा है ऐसी जगह वो, क्योंकि ये जगह जहां पर वो जाने की प्लानिंग कर रहा है वो 1894 की है, बेसिकली थर्ड लेवल 1894 वाले टाइम में आ गया है वो, है ना, तो यहां से अभी देखो 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 20 years दूर है, और 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 40 years ये दूर है ना। I wanted in a 40 years in the future I wanted 2 tickets for that, बोलता है ऐसी जगह जाने के लिए मेरे को 2 टिकट्स तो चाहिए थी, ऐसी जगह जाना चाहता था, समझ में आया, आई होप आप लोगों को। आगे देखो आगे देखो,
द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब बोलता है मैं ऐसी जगह का टिकट लेना चाहता था, गेल्सबर्ग के बारे में हमने बताया, विंडो पे पहुंचा और उसने टिकट मांगे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिगर्ड द फेयर का मतलब है कैलकुलेटेड द फेयर। क्लर्क ने कैलकुलेट किया फेयर को। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, क्लर्क ने, इसने मांगा कि 2 टिकट दो भाई मेरे को गेल्सबर्ग इलिनॉय की, तो क्लर्क ने हिसाब लगाया और मेरे जो फैंसी हेडबैंड है, मेरे टोपी के ऊपर जो हेडबैंड था उसकी तरफ उसने ग्लांस किया। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने हिसाब लगाया अल्टीमेटली। देखा तो सही मेरे को एक बारी, क्योंकि मैं अलग दिख रहा हूं वहां पर, ऐसा बोलने का मतलब है कुछ, लेकिन उसने हिसाब लगाया फेयर का। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे। बोलता है कि मेरे पास 2 टिकट्स के लिए, 2 कोच के टिकट्स के लिए सफिशिएंट अमाउंट था एक तरफ के रास्ते के लिए। 1 वे का मतलब है जैसे इसको जहां पर ये था वहां से अगर इसको गेल्सबर्ग जाना था तो ये हो गया 1 वे, अगर इसको वापस भी लौटना होता वहां से तो बोलते हैं हम 2 वे। ठीक है, तो यहां से गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 लोगों के टिकट्स में जितना पैसा लगेगा इतना इसके पास था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। बोलता है लेकिन जब मैंने, इसने बोला ना अभी कि भाई उसने क्लर्क ने पैसे का हिसाब लगाया, मैंने, लेकिन जब मैं पैसे को काउंट कर रहा था एंड आई लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। बोलता है जब मैं पैसों को काउंट कर रहा था ना उसके सामने, तो मैंने और देखा ऊपर तो क्लर्क जो था वो मेरी तरफ घूर के देख रहा था। स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर मतलब होता है घूरना। ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने बिल्स देख के, बिल्स मतलब क्या, नोट, यूएस में जो पैसे के नोट होते हैं उनको बिल्स बोला जाता है, बिल्स। ही नॉडेड, नॉडेड मतलब गर्दन हिलाना ऐसे, है ना। और उसने जब मेरे हाथ में नोट देखे तो उनकी तरफ ऐसे गर्दन हिलाई उसने कि ये तो काम की चीज नहीं है। क्यों? That ain't money, mister, he said, and if you're trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. क्या हुआ फिर? अब वो बोलता है, जो बैठा ना इंफॉर्मेशन बूथ में बंदा सामने, वो बोलता है देख ऐसा है, ये पैसा नहीं है मिस्टर, जो आपके हाथ में ना ये पैसा नहीं है। दैट एंट मनी, एंट जो वर्ड है यहां पे ये कोलोकियल टर्म है एक तरह से इजंट के लिए। दैट इजंट मनी, कि ये पैसा नहीं है जो तेरे हाथ में है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब है यहां चीट मी, और अगर तू मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है, तू मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, यू वॉन्ट गेट वेरी फार। यू वॉन्ट गेट वेरी फार मतलब यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल, कि तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी फिर। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और फिर उसने ग्लांस किया अपने बराबर रखे कैश ड्रॉर में। बिसाइड हिम मतलब नेक्स्ट टू हिम। क्या मतलब है इस पूरी बात का? शायद आपको समझ में आ गया हो, शायद ना आया हो, समझाता हूं। इसने मांगी 2 टिकट्स विंडो वाले से, विंडो वाले ने हिसाब लगा के इसको पैसा बताया कि इतने पैसे बने, फिर इसने जेब से पैसे निकाले होंगे, पैसों को काउंट कर ही रहा था कि वो जो बंदा है उसको बड़ी घूर के देखता है, और फिर बोलता है कि ये पैसा नहीं है जो तेरे हाथ में भाई, और अगर तू मेरे को चीट करने की कोशिश कर रहा है तो तेरे को कामयाबी मिलेगी नहीं। और फिर अपने बराबर में, उसके बराबर में ही जहां पर बैठा था कैश का ड्रॉर था, उसकी तरफ उसने ध्यान से देखा। क्यों? ताकि इसको, चार्ली को पता चल जाए कि हमारी ये जो करेंसी है ना ये है असली, जो तेरे हाथ में नोट है वो तो नकली है भाई। समझ में आई आपको बात? क्यों? क्योंकि ये 1950s में थोड़ी है, तो 1855 में है। जैसे हमारे यहां नोट बदली हुई है, ऐसा तो हो सकता है वहां पर भी कई बार नोट बदले हुए हों, है ना। तो 1950s में जो करेंसी थी वो 1894 से तो अलग होगी ना। आगे देखो अब चलो। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। चार्ली बोलता है बिल्कुल जो मनी थी वो ओल्ड स्टाइल के नोट्स थे उस टाइम पे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। क्या बोला है और उसके बारे में पहचान क्या है? कि जो पैसा हम लोग अब यूज करते हैं ना, मान लो 1950s में जो नोट है वो इतना बड़ा है, बोलता है उससे हाफ एज बिग एज जो नोट हम यूज करते हैं। तो हाफ एज बिग मतलब इसका नियरली हाफ, हाँ इसका नियरली हाफ, और छोटा मान लो थोड़ा सा। हाँ बेग यू पार्डन, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बोल रहा है कि भाई उसको कैसे समझ में आई ये बात कि नोट अलग थे। तो बोलता है कि 1894 जहां पर मैं अभी था ना 3rd लेवल पे, उस टाइम में जो नोट यूज होते थे वो लगभग इस समय जो 1950s में नोट यूज होते थे उसके आधे थे बस। ठीक है, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरीके के भी दिखते थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। बोलता है चार्ली मैं तो फटाफट से मुड़ा और निकल गया जल्दी से भाई, मैंने टाइम नहीं लगाया वहां पे। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894।
जेल के बारे में उस वक्त भी कुछ अच्छा नहीं था, इवन इन 1894। क्या मतलब है इस बात का? बोल रहा था ना 1894 बड़ा पीसफुल टाइम था, गेल्सबर्ग बहुत अच्छा था, 1894 में वॉर नहीं हुआ था, तब तक बहुत बढ़िया शांतिमय टाइम था। लेकिन बोलता है यहां पर, देखो ऐसी बात है, जेल तो उस वक्त भी ऐसी थी, चाहे कैसी हो इस वक्त भी, जेल तो उस वक्त भी ऐसी थी, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। बोलता है और यही था बस, दैट वॉज दैट मतलब यही हुआ, मेरा थर्ड लेवल की स्टोरी यही थी, ऐसे पहुंचा मैं थर्ड लेवल पे और ऐसे ही निकल गया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस तरीके से मैं अंदर घुसा थर्ड लेवल में, उसी तरीके से चुपचाप बाहर आ गया, आई सपोज। समझ में आई क्या बात आप लोगों को? एक चीज और, अब हाँ, लास्ट पार्ट बिफोर आई मूव हेड टू द पोल्स, पोल क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर्स I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. बोलता है अगले दिन लंच के समय पर आई ड्रू मतलब निकालना, यहां पर ड्रू का मतलब क्या है? यहां पर ड्रू का मतलब है विड्रॉ, बैंक से निकालना। नेक्स्ट डे मैं बैंक गया अपने और मैंने $300 निकाले वहां से अपने बैंक से, आउट ऑफ द बैंक, अपने बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, इतना ही पैसा था मेरे अकाउंट में। बोलता है मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा था ना, वो पूरा का पूरा लगभग मैंने निकाल लिया। और कितना था वो? $300। एंड बॉट ओल्ड करेंसी, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद ली। क्यों? 1894 वाली करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, और ये बात जब मैंने अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को बताई तो उसको बड़ी चिंता हुई। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium। बोलता है आप ओल्ड मनी जो है ना, ओल्ड करेंसी के जो नोट हैं, वो किसी भी कॉइन के डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है। कितना? देखते हैं। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894। क्या मतलब है? बोलता है जब मेरे जो $300 थे आज की करेंसी वाले, उनको जब मैंने डीलर को दिया तो उसके बदले मुझे सिर्फ $200 मिले पुरानी करेंसी के, और जो $100 थे बेसिकली वो एक तरह से उन्होंने प्रीमियम ले लिया, चार्ज ले लिया मुझे, है ना। जैसे मैं किसी के पास जाऊं कि भाई पुरानी करेंसी के नोट दे दो मुझे, जो मैं दे रहा हूं उसके बदले, तो उन्होंने कहा $300 की जगह 200 मिलेंगे, $100 का चार्ज हम लेंगे खुद, ऐसा वाला सीन था। ठीक है, बट अब लेकिन चार्ली बोलता है कि मुझे कोई चिंता नहीं हुई $100 के डॉलर, $100 को चार्ज पे करने में। $300 टोटल उसके बैंक में है, सोचो कैसा टाइम रहा होगा, है ना। उस समय $300 की बहुत वैल्यू होगी, लेकिन $300 का एक तिहाई हिस्सा, $100 उसने दे दिया प्रीमियम में, चार्ज पे करने में $200 की जगह, मतलब $200 मिलने थे उसको एक तरह से 300 की जगह, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? बिकॉज एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन, एक दर्जन मतलब 12, एग्स वर 13 सेंट, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, 100 सेंट, जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना, ऐसी $1 में 100 सेंट्स होते हैं। बोलता है कि उस समय 1894 में 13 सेंट के 12 एग्स आया करते थे, एक पूरे डॉलर के भी 100 सेंट्स होते हैं ना, तो बोलता है 13 सेंट्स के 12 एग्स आया करते थे। बोलता है मुझे कोई चिंता नहीं थी कि ये 100 मैंने चार्ज जो दिया, क्योंकि उस वक्त तो ये $200 भी काफी थे। ये मतलब है इसका। क्या समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ, आया क्या समझ में? यस 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 यस। पोपलू ये क्या मतलब है यार इसका? ये तो बड़ा पोपट सा करने वाला वर्ड है। और यूनिटरी मेथड, अच्छा हाय। तो एक, अच्छा हाँ, आप ये देख रहे हो कि 13 सेंट्स के 12 एग्स आए, तो एक एग कितने का? हाँ, तुम करते रहना ये ठीक है, क्लियर है। चले आगे चले, कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि मुझे स्टोरी रैप अप करनी है और बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को, आशा करता हूं ऐसी। व्हाई डज द नरेटर मेंशन द वर्ल्ड न्यूज़पेपर? नरेशन, ये जो नरेटर है स्टोरी का, वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर की क्यों बात करता है? क्या बताना चाहता है उसके थ्रू? आपको जल्दी से बताओ, व्हाट इज इट दैट ही वांट्स टू पॉइंट आउट थ्रू दिस? क्यों मेंशन करता है इसको, ये बताइए। बताइए जी, बताइए।
To illustrate the difference in newspaper quality between now and the past, to indicate the time period he has found himself in, to show his disinterest in current events, to compare it with other newspaper from the same era. क्यों 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 मेंशन करता है इसके बारे में? बताओ 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 फटाफट से बताओ भाई। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, टाइम पीरियड इंडिकेट करने के लिए जिसमें वो पहुंच गया था। कौन से टाइम पीरियड में पहुंच गया था? 1894 में। यही इंडिकेट हुआ थ्रू न्यूज़पेपर, वेरीफाई ओएससी के थ्रू। 72% ऑफ यू गॉट इट, बहुत अच्छे। व्हाट रिएक्शन डज अ टिकट क्लर्क हैव व्हेन ही सीज द नरेटर्स मनी? जब नरेटर के जो चार्ली है उसका पैसा देखता है टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर, एक तरह से टिकट क्लर्क, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? क्या रिएक्शन देता है वो बताइए। व्हाट रिएक्शन डज ही हैव? बताइए बताइए बताइए। He immediately accepts it without question. He calls the police. He informs the narrator that the money is not valid. बताइए 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 बताइए। करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी क्या? बिल्कुल सही, आप में सही जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर तो सही दे रहे हो, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। Nonetheless, here is the correct answer. Option C. He informs the narrator that the money is not valid. वो नरेटर को बोलता है कि that ain't money, पैसा नहीं है ये, और अगर तू मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तो कामयाबी नहीं मिलेगी तेरे को। बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द यस लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। What is implied by the narrator's decision to buy old currency? जो नरेटर है वो ओल्ड करेंसी खरीदता है जाते ही, थर्ड लेवल से जैसे ही बाहर निकलता है अगले दिन लंच आवर पे जाते ही वो ओल्ड करेंसी खरीद लेता है ना, $300 की जगह 200 रुपए। उससे क्या इंप्लाई होता है, उससे क्या समझ में आता है आपको? He is committed to making another attempt to travel to 1894. क्या वो 1894 में जाने के लिए एक और बार कोशिश करने वाला है? क्या ये इंप्लाई होता है? He wants to start a collection of old money. क्या वो पुराने पैसों का कलेक्शन स्टार्ट करना चाहता है? He plans to frame the old bills as a keepsake. क्या वो पुराने बिल्स को, पुराने नोट्स को एज अ ओल्ड बिल को फ्रेम कराने के लिए रखना चाहता है? क्या एज अ कीपसेक रखने के लिए अपने सामने? He is trying to deceive his psychiatrist. या अपने साइकियाट्रिस्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण, इजी सा आंसर निकल जाएगा यहां से। क्या बताइए क्या? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, है ना, कि वो एक और बार कोशिश करेगा 1894 में जाने के लिए, इसलिए तो उसने पूरा पैसा कैश इन करा लिया, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी पे मूव ऑन करते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी को देखते हैं ध्यान से, एंड दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। ये है स्टोरी का एंड, ध्यान से देखिएगा प्लीज इसको, अब मजा आने वाला है। और आप लोगों के लिए स्टोरी का एक ट्विस्ट भी है, आखिर में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज स्टोरी को इस पार्ट पे, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पार्ट है स्टोरी का। आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक समझी है वो इस ये जो पार्ट आ रहा है ना अब, इसको समझने के लिए आपने करी है बेसिकली वो, ठीक है। तो बी वेरी अटेंटिव एट दिस पोर्शन, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज छिपी हुई है जो कि दिमाग घुमा देगी आपका। देखो, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर But I've never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. बोलता है लेकिन इसके बाद मेरे को कभी वो दोबारा कॉरिडोर मिला ही नहीं जो कि थर्ड लेवल पे पहुंचता हो ग्रैंड सेंट्रल के। वो कॉरिडोर मेरे को दोबारा मिला ही नहीं कभी इसके बाद। Although I've tried often enough, बोलता है हालांकि, although का मतलब है हालांकि मैंने कई दफा ट्राई किया। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. Louisa जो कि इसकी बीवी है वो pretty worried मतलब very worried, वो बहुत चिंतित थी जब मैंने उसको ये सारी चीजें बताई। क्या बताया कि मैं थर्ड लेवल एक बार ही पहुंचा, फिर थर्ड लेवल पहुंचने के बाद मैं कई बार उसको ढूंढता हूं लेकिन वो मेरे को मिलता नहीं है। तो ये सारी बातें जब उसने अपनी बीवी को बताई तो उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और वो चाहती थी कि अब मैं थर्ड लेवल को ना ढूंढूं। एनीमोर मतलब इसके आगे, अब और मैं थर्ड लेवल को ना ढूंढूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, और बोलता है कुछ समय के बाद, आफ्टर अ व्हाइल मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप्ड, कुछ समय के बाद मैं रुक भी गया, मैंने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, बोलता है मैंने फिर से अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को परस्यू करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ढूंढ रहे हैं, लुकिंग मतलब सर्चिंग, अब हम दोनों ढूंढ रहे हैं
एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे हम दोनों निकलते हैं और थर्ड लेवल की खोज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। बोलता है क्योंकि हमारे पास अब प्रूफ है, अब एक सबूत हमारे पास है, क्या कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। माय फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपियर्ड। क्या प्रूफ है कि इसका दोस्त सैम वाइनर जो है ना वो गायब हो गया है। भाई ये क्या खुल गया, इसका दोस्त सैम वाइनर डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। अभी तक तो ये दोनों, ये ढूंढ रहा था, इसको मिल नहीं रहा था। इसने अपनी बीवी को बताया तो उसकी बीवी ने कहा बस बहुत हो गया, आप ढूंढना बंद कर दो, तुम बहुत चिंता हो रही है तुमको। इसने बंद कर भी दिया, इसने स्टैम्प कलेक्शन का शुरू कर दिया काम। लेकिन बोलता है अब हम दोनों ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल को, क्योंकि मुझे प्रूफ मिला है कि वो एग्जिस्ट करता है। मेरा दोस्त सैम वाइनर, क्या नाम है, सैम वाइनर, जो मेरा दोस्त है वो गायब हो गया। अभी सैम वाइनर कौन है भाई, तो नया कैरेक्टर आया स्टोरी में, अभी देखते हैं चलो। Nobody knew where, मेरा दोस्त सैम वाइनर गायब हो चुका है, डिसअपियर हो गया है। Nobody knew where, किसी को नहीं पता कहां पर गायब हुआ है। But I sort of suspected because Sam's a city boy। लेकिन बोलता है sort of suspected मतलब होता है शक करना, लेकिन मुझे थोड़ा शक हुआ, शक। But I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg। बोलता है लेकिन मुझे थोड़ा शक सा हुआ कि वो कहां गया होगा, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है। and I used to tell him about Galesburg, और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। I went to school there, बताता था। इसने क्या बताया अपने दोस्त सैम को कि मैं वहां पर स्कूल गया हूं गेल्सबर्ग में। इसने बोला था ना गेल्सबर्ग बड़ी अच्छी जगह है, और ये जाना चाहता था 1894 में वहां पर। क्यों, क्योंकि इसने अपना बचपना वहां बिताया है। ये आपको यहां पता चला है जस्ट अभी। आई वेंट टू स्कूल देयर, बोलता है चार्ली कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल गया हूं। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और जब ये बात इसने सैम वाइनर को बताई ना, तो सैम वाइनर का जवाब ये था कि मुझे इस जगह का, ही ऑलवेज लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि मुझे इस जगह के बारे में सुन के अच्छा लगा यार, ये जगह अच्छी लग रही है मेरे को, पसंद सी आई इस जगह के बारे में। तूने मुझे बताया ना चार्ली, ये जगह यार मेरे को सही लग रही है। लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस मतलब ये जगह के बारे में सुन के मेरे को अच्छा लगा। एंड दैट्स वेयर ही इज, ऑल राइट, इन 1894। और बोलता है वहां पर ही है वो, इन 1894 के अंदर। कैसे पता चला ये, देखो देखो देखो, अनफोल्ड होगी एक और बात अब। आ रहा ना मजा, देखो गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को बताते हुए आप लोगों को। मैंने तो स्टोरी पहले पढ़ी भी हुई है, लेकिन आपको तो पक्का एक्साइटमेंट हो रही होगी अभी। देखो, बिकॉज वन नाइट, कैसे पता चला इसको कि वो पक्का वहां पर है 1894 के अंदर, कैसे, देखो ऐसे। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को गो थ्रू करा था, फसिंग ओवर मतलब गोइंग ओवर, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन, जो मेरी सारी स्टैम्प्स है उनको गो थ्रू कर रहा था, उनको देख रहा था, आई फाउंड, क्या पाया इसने, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। क्या पाया इसने, बोलता है कि क्या आपको मालूम है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। एक फर्स्ट डे कवर मेरे को मिला, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। बताता है, ध्यान से सुनना, ये बड़ी क्रूशल डिटेल है स्टोरी की, बहुत ही क्रूशल डिटेल है। स्टोरी का जो मेन पॉइंट है ना भाई, जहां से पूरी स्टोरी खुलती है, सुलझी हुई गुत्थी खुलती है, वो ये फर्स्ट डे कवर की अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान से समझना इसको। When a new stamp is issued, जब एक नई स्टैंप इशू की जाती है ना, मान लो पोस्ट ऑफिस ने एक नई स्टैंप जारी करी। आप लोगों ने स्टैंप तो देखिए ना, लेटर जब पहले पोस्ट किए जाते थे तो उनके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती थी, ये रही स्टैंप, हाँ है ना। अब स्टैंप जो, सॉरी ये रही स्टैंप बेसिकली, यहां पर मान लो, या कैसी दिखती है आप लोग को, ये, हाँ जैसी ये दिख रही है ना, ऐसी स्टैंप दिखती है बेसिकली, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब एक नई स्टैंप इशू होती है, स्टैंप कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जब स्टैंप नई इशू होती है तो वो लोग जिनको शौक होता है ना स्टैंप कलेक्ट करने का, तो जिस दिन स्टैंप इशू हुई है, जैसे सपोज करो कई लोगों को शौक होता है मूवी देखने का, तो जिस दिन कोई नई मूवी आती है उस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हैं ना वो, ऐसी स्टैंप कलेक्टर्स का भी ये शौक होता है कि जब भी नई स्टैंप इशू होगी, जिस भी दिन नई स्टैंप जारी की जाएगी, उसी दिन उस स्टैंप को वो खरीद लेंगे। लेकिन खरीद गए तो पता नहीं चलेगा कि आपने उस स्टैंप को उसी दिन खरीदा जिस दिन वो इशू हुई है। ये कैसे पता चलेगा, ये बताते हैं चलो आपको। स्टैंप कलेक्टर्स बाय सम, स्टैंप कलेक्टर्स नई स्टैंप जिस दिन इशू हुई है उस दिन इसको खरीद लेंगे, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और अपने आप को, उसी स्टैंप को क्या करते हैं, एक एनवेलप पे लगाते हैं,
एनवेलप समझते हो ना, लिफाफा, एक लिफाफे पे लगाते हैं उस स्टैंप को और खुद ही को भेज देते हैं उसको। ठीक है, अब उससे क्या होगा देखो, द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। पोस्ट मार्क बेसिकली, पोस्ट मार्क क्या होता है, ये जो स्टैंप आप देख रहे हो ना, ये पोस्ट ऑफिस लगाता है। ये जो स्टैंप आप देख रहे हो उसको पोस्ट मार्क बोलते हैं, और इस पोस्ट मार्क पे लिखा होता है कि ये किस तारीख को लिफाफा, मतलब ये किस, इस पे पोस्ट मार्क पे क्या क्या मेंशन होता है, डेट और प्लेस। ठीक है, किस तारीख को ये लेटर भेजा गया है बेसिकली, और किस जगह भेजा गया ये मेंशन होता है इस पे। ये पोस्ट ऑफिस की स्टैंप होती है पोस्ट मार्क जो आप देख रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है, जब कोई नई स्टैंप इशू हुई तो उसको यहां पर ऐसे लगाया एक एनवेलप पे और खुद ही को भेज दिया। खुद ही को भेजने से क्या होगा, पोस्ट ऑफिस को जो स्टैंप उस पे लगेगी ना, उस पे डेट मेंशन होती है, डेट। इस डेट जो मेंशन है ना पोस्ट ऑफिस की, इससे प्रूफ हो जाता है कि जिस दिन ये स्टैंप इशू हुई है उसी दिन ये भेजा गया है बेसिकली अपने पास। तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई स्टैंप जिस दिन इशू हुई है उसी दिन ये यूज की गई है। इन अ वे वो जो इशू डेट है उससे मैच कर जाता है ये पोस्ट मार्क का डेट, है ना। जो स्टैंप कलेक्शन का शौक है उन लोगों को बेसिकली पसंद होता है। ठीक है, द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। ये जो एनवेलप है ना, इसको आप फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। समझ में आई बात। दे आर नेवर ओपन, ये एनवेलप कभी ओपन नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये जो डेट है ना पोस्ट मार्क की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस पे स्टैंप यहां लगी होगी और जो पोस्ट मार्क वाली डेट है ये प्रूफ कर देती है कि उसी दिन ली गई है जिस दिन इशू हुई थी स्टैंप, है ना। तो ये कभी ओपन नहीं किए जाते एनवेलप। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। और जब ये एनवेलप खुद को मेल किए जाते हैं ना, तो इसके अंदर आप एक खाली पेपर डाल देते हो बस। क्यों? क्योंकि खुद ही को भेजना था और ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टैंप और उसके बाहर जो डेट है वो पोस्ट मार्क जो है वो। क्या आप लोगों को क्लियर है ये बात? प्लीज मुझे समझाओ, फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमान 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 कमान। यस, मैंने क्या बोला एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूं। स्टैंप कलेक्ट करने वाले लोगों को बड़ा शौक होता है स्टैंप कलेक्ट करने का, है ना। तो जिस दिन भी स्टैंप इशू होगी उस दिन वो क्या करेंगे, एक एनवेलप लेंगे, उसके अंदर खाली ब्लैंक पेपर डाल देंगे और उस एनवेलप को अपने एड्रेस पे ही भेज देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे शौक है तो मैं क्या करूंगा, एक एनवेलप लूंगा, उसके अंदर एक खाली ब्लैंक पेपर डाला, बाहर स्टैंप लगाई, वो नई स्टैंप जो मिली, और उसको पोस्ट कर दिया। जैसी पोस्ट करा, अपने एड्रेस पे पोस्ट करूंगा बाय द वे, जैसी पोस्ट करा तो क्या होगा, जो पोस्ट ऑफिस है ना वो उस पर पोस्ट मार्क ऐसे लगाएगा जिसपे डेट और प्लेस लिखी होगी। ये जो डेट पोस्ट मार्क की लगी, इससे प्रूफ हो जाता है कि ये वही डेट है जिस दिन रिलीज हुई है स्टैंप। तो स्टैंप कलेक्टर्स के लिए बड़ी क्रूशियल चीज होती है पोस्ट मार्क और ये स्टैंप। लेटर के अंदर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लेटर की ये जो एनवेलप है इसके अंदर वो एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं। समझ में आया? पोस्ट मार्क बेसिकली ये जो ठप्पा लगाता है पोस्ट ऑफिस, उसको बोलते हैं। यार ये दिख रही है आपको, है ना, जो ठप्पा सा है इसको। ठीक है, समझ में आई बात? आई बात के नहीं आई? समझ में आया? जल्दी बताओ, थम्स अप दो मुझे अगर समझ में आ गया तो। मुझे आगे चलना है क्योंकि स्टोरी का लास्ट पार्ट इसी फर्स्ट डे कवर पे डिपेंड करता है। रुको रुको, अभी तो मजा आएगा, तुम्हारा दिमाग ना हिल जाए तो मुझे बता देना तुम अभी 2 मिनट बाद। यस, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, अभी लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है। ओके, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात जब ये अपने स्टैम्प कलेक्शन को घूम चेक कर रहा था सारे को, तो उसमें इसके ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स में, इसके पास भी बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे, याद है ना आपको, इसके दादाजी का कलेक्शन था ये, उसके दादाजी से फिर इसको भी शौक लगा, तो उन कलेक्शन में बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स भी थे। उस रात I found one that shouldn't have been there. उस रात इसको उस कलेक्शन में एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो उसमें नहीं होना चाहिए था। यानी कि वो रात इसने जो फर्स्ट डे कवर्स का कलेक्शन था उसमें नोटिस किया एक ऐसा फर्स्ट डे कवर जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। अब इसका आप कुछ भी मतलब लगा लो जो आपको समझ में आता है, बट देयर इट वॉज, लेकिन वहां पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को मेल किया था इसको उनके एड्रेस पे, जो कि गेल्सबर्ग में लोकेटेड था दादाजी का एड्रेस। ठीक है, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। एनवेलप पे जो एड्रेस था उस पे तो वही एड्रेस लिखा हुआ था।
एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। और ये जो एनवलप था ये एग्जिस्ट करता था जुलाई 18, 1894 से। समझ में आई होगी आपको कुछ बात अभी। जुलाई 18, 1894 से वहां पर था। याद है आपको ये वहां पर कब गया था? फर्स्ट जो आपको द वर्ल्ड वाला न्यूज़पेपर फ्रंट पेज याद है, उस पर डेट क्या थी? जून 11 थी। अब बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट डे कवर था एनवलप, इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। वो जुलाई 18, 1894 से एग्जिस्ट करता था। इस पे ये डेट डली हुई थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये पोस्ट मार्क से कंफर्म हुआ कि डेट क्या थी उस पे, ये डेट थी बेसिकली। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। बोलता है लेकिन मेरे को फिर भी इसकी बिल्कुल मेरे को याद नहीं है कि ये मेरे कलेक्शन में था। इतना पुराना था ये फर्स्ट डे कवर, उस पर ये डेट डली हुई थी, लेकिन येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था ये एग्जिस्ट करता है मेरे पास एक ऐसा फर्स्ट डे कवर, ये याद नहीं था मुझे। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर भी एक वर्ड मिसिंग अगेन। स्टैंप जो थी वो डल ब्राउन थी, जिसपे प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक पिक्चर थी। प्रेसिडेंट गारफील्ड लिख देता हूं, लो यहां पर, लो ठीक है। ये जो स्टैंप थी वो एक 6 cent की थी, डल ब्राउन की थी, डल मतलब हल्का फीका, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की स्टैंप बेसिकली वो लगी हुई थी। ये थी स्टैंप वो, ठीक है। ये प्रेसिडेंट गारफील्ड की असल यही स्टैंप है, मतलब जिसकी बात हो रही है यहां पर, ठीक है। ये स्टैंप लगी हुई थी उसके ऊपर, और उसमें था क्या? Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection. Naturally, जब ये envelope दादाजी के पास पहुंचा मेल में, तो ये सीधा उनके कलेक्शन में आ गया and stayed there, और वहीं पर रहा till I took it out and opened it. कब तक? जब तक मैंने उसको बाहर ना निकाला और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, जो पेपर था ना अंदर वो ब्लैंक नहीं था, वो खाली नहीं था। याद है ना भाई अभी तक क्या हुआ था? अभी तक जो भी फर्स्ट डे कवर्स थे या फर्स्ट डे कवर भेजे जाते हैं, उनमें याद है ना आप लोगों को, जो पेपर होता है अंदर ब्लैंक होता है, क्योंकि खुद ही को भेजे जाते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर था, जो कि यहां पर कमाल की बात है, नहीं होना चाहिए था, और था, उसके अंदर जो लेटर था वो ब्लैंक नहीं था। क्या था? इट रेड। क्या लिखा हुआ था उसके अंदर? देखो, लिखा हुआ था पहले तो 941 विलियम स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894 ये डेट थी, और ये एड्रेस था गेल्सबर्ग, इलिनॉय का। चार्ली को एड्रेस था ये लेटर, जो उसके दादाजी के कलेक्शन में था, वो चार्ली को एड्रेस था लेटर। चार्ली, आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ली, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी इच्छा हुई ये सोचने की कि तुम सही हो, जो तुम बोल रहे हो वो सही हो, काश जो तुमने बोला अबाउट गेल्सबर्ग वो काश सही हो, ये बोल रहा है ये। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, बोलता है फिर मुझे भरोसा हो गया जो तुम बोल रहे थे वो सही है। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और बोलता है चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मेरे को थर्ड लेवल मिल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिटेल है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डालीज someone is playing a piano and they're all out on the front porch singing Seeing Nelly Home. बोलता है कि मेरे को थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 weeks, और मैं यहां गेल्सबर्ग में 2 हफ्ते से हूं। याद है जून 11 को ये गया था थर्ड लेवल पे, उसके कुछ दिन, उस दिन बाहर आया वापस, उसके कुछ दिन बाद इसको नहीं मिला थर्ड लेवल। इसने अपने दोस्त को बताई ये बात, सैम वाइनर को, और ये सैम वाइनर जो है ये ढूंढने लगा इसको थर्ड लेवल को, और ये आ भी गया फिर यहां पर, और बोल रहा है कि मैं यहां 2 हफ्ते से हूं। और जुलाई 18 की इसने बेसिकली लेटर एड्रेस कर दी इसको, चार्ली को। राइट नाउ, अच्छा, और राइट नाउ, और अभी क्या हो रहा है वहां पर? राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है उसके आगे, स्ट्रीट के एंड में क्या हो रहा है? डालीज पे एक जगह है बेसिकली, वहां पर डालीज पे समवन इज प्लेइंग अ पियानो, एक पियानो प्ले कर रहा है कोई। एंड देयर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और सब लोग आगे हैं, फ्रंट पोर्च पे हैं और गाना गा रहे हैं सीइंग नेली होम, यानी कि कितना खूबसूरत सा माहौल है यहां पर। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है लेमनेड के लिए, शिकंजी के लिए। लेमनेड समझते हो ना आप लोग? बोला है कि मुझे शिकंजी के लिए इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा आ जाओ यहां पर। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुमको थर्ड लेवल ना मिले तब तक उसको ढूंढते रहना। इट्स वर्थ इट, ये वर्थ इट है जगह, बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, ये जगह जेन्युइनली वर्थ इट है। मतलब ये आने लायक जगह है, तुम्हें जब तक थर्ड लेवल ना मिले तब तक ढूंढते रहना, रुकना मत तुम लोग,
ये लेटर है वो जो प्रूफ मिला इसको। समझ में आई क्या बात? अब आता है आपकी स्टोरी का निर्णायक पार्ट, द क्लाइमैक्स ऑफ इट ऑल। देखो, at the stamp and coin store I go to, I found out that Sam brought $800 worth of old style currency। बोलता है जो स्टैंप और कॉइन स्टोर जहां से मैंने पैसे चेंज किए थे ना, जैसे $300 की जगह $200 जहां पे इसने लिए थे, उस जगह पर जाता है। वहां पर आई फाउंड आउट, वहां पर इसको पता चलता है that Sam bought $800 worth of old currency, कि सैम ने $800 खरीदे थे पुरानी करेंसी में, कुछ प्रीमियम पे करके। मान लो शायद $1000 उसने दिए होंगे और 1000 के उसको 800 मिले होंगे, ऐसा कुछ मान लो। बट कुल मिला के बात क्या पता चली इसको कि मेरे दोस्त सैम ने उस शॉप से $800 पुरानी करेंसी के खरीदे थे। That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business। बोलता है कि set him up मतलब that ought to set him up means that ought to help him begin। इस पैसे $800 की वजह से मेरा दोस्त जो है वो बड़े आराम से शुरू कर सकता है हे फीड और ग्रेन का बिजनेस। हे फीड मतलब होता है जो गाय भैंस या कैटल्स खाना खाते हैं, बेसिकली उसको हे बोलते हैं, भूसा। भूसा। और ग्रेन मतलब होता है अनाज। जो गाय भैंस या कैटल्स का फीड होता है उसको हे फीड बोलते हैं, भूसा बोलते हैं। और ग्रेन बिजनेस यानी कि उस टाइम में कुछ ऐसा वाला बेसिकली, है ना। बोलता है कि ये जो $800 उसने लिए हैं ना 1894 में, मेरे दोस्त को ये बड़े आराम से एक हे फीड और ग्रेन बिजनेस में सेटअप कर देंगे, यानी कि वहां एक बड़ा अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर सकता है इससे। He always said that's what he really wished he could do। बोलता है चार्ली कि ये जो मेरा दोस्त था सैम, वो हमेशा ये इच्छा जताता था कि मैं ये काम करना चाहता हूं, हे फीड और ग्रेन बिजनेस का काम शुरू करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और बोलता है वो अपना जो उसका पुराना काम है ना, पुराना बिजनेस है, उस पे तो वो सर्टेनली, निश्चित तौर पर, डेफिनेटली वापस नहीं जा सकता। यानी कि जो उसका पुराना बिजनेस था वो काम तो 1894 में वो नहीं कर सकता। क्यों? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894। गेल्सबर्ग इलिनॉय में 1894 में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस क्या था? वेल, सैम वॉज माई साइकाट्रिस्ट। सैम तो मेरा साइकाट्रिस्ट था। And this brings me to the end of the story, ladies and gentlemen। समझ में आई क्या आप लोगों को बात? हुआ क्या है स्टोरी में? टेक अ लिटिल वाइल टू सिंक इन। थोड़ा सा टाइम लो इस जो हुआ है चैप्टर में उसको सिंक इन करने के लिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, उड़ गया ना? समझ में आया क्या हुआ? आप लोगों ने स्टोरी की स्टार्टिंग में, लेट मी डिकोड इट फॉर यू, क्योंकि मेरे को तो आ रहे हैं भाई गूज़बम्प्स इस वक्त, आपको भी शायद आ गए हो। ये जो स्टोरी है, इसमें स्टोरी में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक साइकाट्रिस्ट था चार्ली का, जो कि उसको बोलता था कि तेरे को वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की प्रॉब्लम है। वो साइकाट्रिस्ट ही सैम वाइनर था। वो साइकाट्रिस्ट ही आखिरी में थर्ड लेवल डिस्कवर करता है। चार्ली को तो बोलता है कि तुम इमेजिन कर रहे हो, लेकिन चार्ली का जो डिस्क्रिप्शन था गेल्सबर्ग 1894 का, वो उसको इतना खूबसूरत लगा कि वो खुद ढूंढने निकल गया थर्ड लेवल को, और चांस की बात है पहुंच भी गया थर्ड लेवल पे। एंड देन ही रीच्ड गेल्सबर्ग 1894। वहां से वो इसको ये लेटर लिखता है, जिससे चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि ये जो गेल्सबर्ग है थर्ड लेवल है, वो असली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बाय नाउ आई थिंक आप लोगों को इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि सैम द साइकाट्रिस्ट, सॉरी सैम वाइनर जो था वो ही साइकाट्रिस्ट था इसका। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, है ना? ये तो पता चल ही गया आप लोगों को, सैम इज रियल विलन। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसमें स्टोरी में दो कैरेक्टर्स मर्ज हो रहे हैं, ये तो समझ में आएगा आपको। लेकिन एक चीज और है जो शायद आपकी पकड़ में ना आई हो, ध्यान से सुनना, बताता हूं। बहुत ही गहरी चीज है, सुनना। आप लोगों को याद है फर्स्ट डे कवर का कॉन्सेप्ट?
क्या आप लोगों को याद है फर्स्ट डे कवर का कॉन्सेप्ट? फर्स्ट डे कवर कोई भी इंसान अपने आप को ही भेजता था, अपने एड्रेस पे, अपने एड्रेस पे ही भेजता था। याद है ना ये बात कि फर्स्ट डे कवर जो है वो अपने ही एड्रेस पे आता था। क्यों? क्योंकि अपने आप को ही भेजता था कोई इंसान फर्स्ट डे कवर। ये जो कलेक्शन में लेटर मिला था चार्ली को फर्स्ट डे कवर में, ये किसका कलेक्शन था भाई? उसके दादाजी का। यानी कि उसके दादाजी ने ही तो ये अपने एड्रेस पे भेजा होगा ना भाई। यानी कि समझ में आया आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी कि ये जो दोनों लोग हैं वो चार्ली के दादाजी ही है भाई। टाइम ट्रेवल करते हैं सब लोग। अब आया कहानी का असली ट्विस्ट। दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब आप लोगों का हिल गया होगा दिमाग। अब इस बात को प्रोसेस करना पूरी रात आराम से कि ये स्टोरी में हुआ क्या है। दादाजी जो थे ना, वही सैम वाइनर है, वही साइकियाट्रिस्ट है। ये तो बड़ा कॉमन सा कोई भी बताता है, लेकिन ये वाला प्लॉट जो था ना कि दादाजी ही है सैम वाइनर। ये है स्टोरी का आखिरी जो पड़ाव, जो आखिरी वो है ना, तली जो खुलती है, आखिरी आखिरी तली ये थी। समझ में आई बात? आह, मजेदार। ठीक है, मजा आया। ओ भाई, क्या रिएक्शन है तुम लोगों के यार, देख के मेरा हिल गया माथा। अब आ गए गूज़बम्प्स। थोड़ी देर के लिए दिमाग हिला होगा, बिल्कुल अभी भी हिल रहा होगा। अभी तुम थोड़ी देर सिंक इन करने दो इस फीलिंग को। मल्टीवर्स की फीलिंग है बिल्कुल। शायद अब देखो क्या हुआ होगा। दादाजी का कलेक्शन है, दादाजी ने थर्ड लेवल डिस्कवर कर लिया होगा शायद, और वो आए होंगे फ्यूचर में मे बी। वो सेकंड लेवल पे फ्यूचर में आए होंगे और साइकियाट्रिस्ट बन गए वहां पर, और साइकियाट्रिस्ट बन के वापस भी लौट गए शायद। पता नहीं क्या क्या हुआ है। मतलब ये ओपन एंडेड छोड़ा गया है आपके लिए कि आप इसको कैसे समझो, क्या इससे आप इंफॉर्मेशन कंक्लूड करना चाहो। लेकिन इतना तो बता दिया है राइटर ने कि भाई सैम वाइनर ही साइकियाट्रिस्ट है और ये दोनों ही इंसान ग्रैंडफादर भी है चार्ली के। ठीक है, मजा आया ना? मुझे एक बारी चैट बॉक्स में जरूर बताना लेक्चर खत्म होने के बाद कि क्या रिएक्शन आपका स्टोरी के बारे में आफ्टर यू रेड इट। क्या लगा आपको स्टोरी को पढ़ के जब आपने इसको समझा? पूरा पूरी जो गुत्थी गंदी हुई है ना, एक तरह से थ्रिलर मूवी नहीं होती, जैसे थ्रिलर मूवी वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें आपने समझा एंड में, क्या ऐसा लगा आप लोगों को वो, ये प्लीज मुझे रिस्पॉन्स जरूर बताना आप। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, क्योंकि हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसके, वो हम फटाफट से कर लेते हैं अब, है ना। स्टोरी को रैप अप करते हैं। वैसे मैं कुछ और एमसीक्यूज भी लेके आया था, बट आई बिलीव टाइम इतना नहीं है हम लोग को रैप अप करना है इसको, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं भाई। कहां पर हैं? हाँ, ये रहे ये रहे ये रहे। अरे क्वेश्चंस कहाँ गए यार? ये रहे। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी द थर्ड लेवल? क्या आप एक इंटरसेक्शन देखते हैं टाइम और स्पेस का स्टोरी में? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल देखते हो। कैसे? आप लोगों को पता है कि ग्राउंड फ्लोर जो है ग्रैंड सेंट्रल पे है, फिर -1 भी है, फिर -2 भी है, लेकिन जो -3 है बच्चा पार्टी, वो एकदम से कुछ अलग है। कैसे? जो ये दोनों फ्लोर्स हैं ग्राउंड से, ये वाला ये है 1950s का कुछ समय, जो ये थर्ड लेवल है ये है सीधा 1894। यानी कि जैसे ही आप इस स्पेस से, ये फर्स्ट से, सॉरी, जैसे ही आप सेकंड से थर्ड पे जंप करते हो, जैसे ही आप स्पेस बदलते हो, तो टाइम भी बदल जाता है। तो स्पेस टाइम टाइम का इंटरसेक्शन तो है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। कैसे? जैसे ही आप स्पेस बदलते हो, जैसे ही आप सेकंड फ्लोर से -2 से -3 पे आते हो, जैसे ही आप सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे आते हो, एकदम से आप टाइम भी आपका बदल जाता है, टाइम ट्रेवल आप कर जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? क्या लगता है आपको कि क्या थर्ड लेवल एक मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए? अगर हां तो क्यों, अगर ना तो क्यों? इन अ वे आप लोगों से ये पूछा है कि क्या लगता है आपको थर्ड लेवल असल में था क्या? क्या वो सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन था पूरा,
या फिर वो असली में एग्जिस्ट करता है? इन अ वे ये पूछा है आपसे, एक मीडियम ऑफ एस्केप था क्या चार्ली के लिए? तो हां, चाहे वो इसकी इमेजिनेशन था, चाहे वो असली में एग्जिस्ट करता है, आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा आप कि आपको क्या लगता है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बताना कि क्या ये चार्ली के लिए मीडियम ऑफ एस्केप था? तो हां, चार्ली खुद कन्फेस करता है स्टोरी में दैट इट वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम। वो एस्केप तो करता था इसके थ्रू, है ना, रियलिटी से एस्केप तो करता था इसके थ्रू, वो खुद कन्फेस करता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सैम ने लेटर भेजा चार्ली को, उससे आप क्या इन्फर कर सकते हो? तो इन्फर उससे ये किया जा सकता है कि थर्ड लेवल असली में एग्जिस्ट करता है। उसी में तो मेंशन था ना कि थर्ड लेवल है भाई, और मैं यहां 2 हफ्ते से हूं, और वो फर्स्ट डे कवर्स में मिला, राइट? तो जो उसका लेटर है ना, वही पूरी स्टोरी को अनफोल्ड करता है, खोलता वही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोरी का वही है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि सैम, ये जो है वाइनर, जो उसका साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट है, वो थर्ड लेवल पे पहुंचा और वो वहां पहुंचा। इट मींस ये जो सैम का लेटर है, इट्स द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की एग्जिस्टेंस का प्रूफ ही है। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? क्या क्या तरीके होते हैं इन सारे फियर को, वॉर को, वरी को, स्ट्रेस को ओवरकम करने के? पूरी दुनिया इस टाइम, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो भरा हुआ है बहुत सारी इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस से, ठीक है? हम सबकी लाइफ में भी है। चार्ली का तरीका था इमेजिनेशन कुछ हद तक, जो उसके साइकियाट्रिस्ट ने बोला, या जो भी आपको समझ में आया स्टोरी। आप लोगों का क्या तरीका, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग या किसी का क्या तरीका हो सकता है, ये बताओ, बताइए। एंडिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। सर रियल स्टोरी है क्या? नहीं, रियल स्टोरी नहीं है ये। नहीं 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 नहीं, रियल पोर्शन अगर इसमें कुछ है तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो असली में एग्जिस्ट करता है वो जगह। लेकिन उस स्टोरी, उस जगह के लिए एक फिक्शनल कहानी सोची गई है पूरी। बताओ। म्यूजिक डिल्लो। यार ये क्या बात है यार। हो सकता है चार्ली सैम बन गया हो और खुद लिख दिया हो लेटर। अरे वाह, हॉबीज यार, ये अच्छी थ्योरी है यार, ये मैंने पहली बार सुनी। जर्नलिज्म, एक्सप्लोरिंग नेचर, घर, मेडिटेशन, तो मैं तो बड़े अच्छे तरीके हैं यार एस्केप करने के। बट हाँ, इन जनरल कोई भी आपकी हॉबी जो है वो वुड बी एन एस्केप, विल बी द करेक्ट आंसर। वो बिल्कुल सही बात होगी इसमें। सोना, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, पबजी, इनसिक्योरिटी को, म्यूजिक, क्रिकेट खेलना, ठीक है, स्विमिंग, क्या बात है, इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज। और क्या है? म्यूजिक तो देख लिया हम लोगों ने। और क्या? योगा करना। यार तुम लोग तो बड़े पढ़े लिखे सिविलाइज से लग रहे हो मेरे को सारे। डे ड्रीम करना। स्टिच करना कोई बोल रहा है, अच्छा, सिलाई बुलाई करना, अरे वाह क्या बात है। ड्राइंग, स्पिरिचुअलिटी, बढ़िया। नेक्स्ट, apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection। apparent मतलब जो दिख रहा हो, ऐसी चीज जो कि आपको जो कि आपको बिल्कुल, जिसका सेंस ना बन रहा हो। apparent illogicality का मतलब है जो चीज इलॉजिकल दिख रही हो बिल्कुल। समटाइम टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, वो कई बार एक फ्यूचरिस्टिक चीज या प्रोजेक्शन दिखा देती है। इसको डिस्कस करो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो इलॉजिकलिटी दिखती है कि थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आखिरकार एक टाइम ट्रैवल का सोर्स बना, एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन बना बेसिकली। ये आपको डिकोड करना है, बस दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द आंसर। इस चीज के बारे में आप बात करेंगे इसमें, ठीक है? इसके साथ हम पहुंच गए बच्चा पार्टी स्टोरी के एंड में। आई होप आपने एंजॉय किया हो स्टोरी को बहुत, क्योंकि मैंने तो बहुत किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए स्टोरी को। मजा आया मुझे बेहद। मुझे आप लोगों को अब बताना है कि आप लोग क्या समझते हो। आपका एक होमवर्क है। पहली बात तो ये बता देना मुझे आप सब लोग की स्टोरी कैसे लगी आपको। दूसरी बात, ये होमवर्क जो आपका है, जो कि आपको जरूर देना है, वो है क्या कि आप लोगों को ये बताना है कि आपको क्या लगता है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं स्टोरी के, जो है ना ओपन एंडेड छोड़ी गई है, आपको कंक्लूजन नहीं बताया गया है। तो आप लोग बताइएगा मुझे क्या लगता है आपको, क्या ये थर्ड लेवल असली में एग्जिस्ट करता है, या ये थर्ड लेवल जो है वो चार्ली की इमेजिनेशन है पूरी, जैसा कि आप लोगों ने बोला खुद उसने लेटर लिख लिया, खुद बताया, या हो सकता है सब कुछ वो इमेजिन कर रहा हो, जो भी पूरा स्टोरी है ये चार्ली के दिमाग में चल रहा हो बस। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो आपने पूरी स्टोरी पढ़ी उसके बेसिस पर ये कि भाई ये असली में एग्जिस्ट करती है जगह, ठीक है? आप लोग इस बात का जवाब मुझे दीजिएगा सोच के। मैं लेता हूं आप लोगों से विदाई, मिलेंगे हम बहुत जल्दी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अलविदा। स्टोरी के स्विंग में रहिएगा। नहीं समझ में आया कुछ पार्ट तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। मिलते हैं। आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, एनालाइज करिएगा, मजा आएगा आप लोगों को सोच के स्टोरी के बारे में। तब तक के लिए, जब तक हम अगली स्टोरी को नहीं ओपन करते, मैं आप लोगों से लेता हूं विदाई। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग अहेड, सी यू सून।